स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello aspirants, my name is Divakar Bothra. Before starting this important and crucial session, which is important for all the competitive examinations which are present in India, I would just like to give you a brief introduction about myself. I appeared for civil services examinations way back first time in 2007, 8 and 9. 2012 was my last attempt and I took a drop of 2 years in between. 4 attempts and 4 interviews. And after that, I started mentoring the civil service aspirants, where I specifically teach sociology as my optional and look into the various aspects of GS, specifically Indian society, governance, disaster management, and the current affairs. At Study IQ, we have started this innovative session of India Yearbook 2022. As far as this book is concerned, believe me, from my own experience, in any competitive examination conducted by whether UPSC, whether SSC, or whether any other state PCS boards, at least 15 questions minimum could be directly answered from the Government of India Yearbook. Now, the problem is this: majority of the students do not study this book, or there are certain students who study the summary of this book. Roughly 1000 से 1200 पेज की किताब है, तो सबसे पहले तो हम साइज देख के डर जाते हैं, और दूसरी चीज, अब इसकी समरी 200-250 पेज में जो बना के आपको दे रहा है, तो कैसे पॉसिबल है कि शायद वो 1200 पेज का कंटेंट कवर कर लिया जाए। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बैठ के पढ़ते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और उसे पढ़ते हैं लगन से, बट कई बार वो पर्सपेक्टिव नहीं आ पाता है कि क्या कहां से क्वेश्चन आ सकता है। छोटे छोटे एस्पेक्ट्स इसी ईयरबुक के हम पूरी सीरीज में कवर करेंगे। आज का फर्स्ट एपिसोड है जहां पे हम चैप्टर 1 कोविड से रिलेटेड है, स्पेशल चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं डीप डाउन इन बिटवीन कवर करूंगा। पहला चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूंगा वह चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है, जैसे आपके सामने है, लैंड एंड पीपल। 20 से 25 मिनट की एक सेशन होगी, जहां पे अगर ये एक सीरियसली सेशन पढ़ के इसकी पीपीटीज मेरे रेस्पेक्टिव टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी, t.me/Divakar DIVAKAR बोथरा। ये सारी पीपीटीज वंस दिस सेशन गोज लाइव हम उसके अंदर डाल देंगे। मंडे और थर्सडे 2 एपिसोड्स आएंगे वीकली, जहां पे हम एक चैप्टर्स, अगर बड़ा चैप्टर है तो 2 सेशन में कवर करेंगे। सेकेंड चैप्टर जो लैंड एंड पीपल, जो हमारा फर्स्ट एपिसोड है आज, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जहां पे मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगा इंडिया के, कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज और सारी चीजें क्या है, और सेकंड एस्पेक्ट्स के अंदर हम ज्योग्राफिकल या फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, इंडियन रिवर सिस्टम्स और वेरियस अदर्स। मुझे पता है आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, लेकिन ये 15 से 20 मिनट के जो सेशन हैं आपके गारंटी के साथ 6 महीने बचाएंगे। और वंस यू सी दीज सेशंस एंड मेक रेस्पेक्टिव नोट्स एंड फॉलो दीज पीपीटीज रिलीजियसली, और बिलीव करो, आपका पढ़ने का ही तरीका नहीं बट आपका कंटेंट भी सॉलिड एंड रिच हो जाएगा। यही है वो कंटेंट जिससे आंसर की सेलेक्ट की जाती है, बिकॉज गवर्नमेंट पब्लिकेशन की बुक है, तो गवर्नमेंट की ही शायद फैक्ट्स यूज करेंगे यूपीएससी इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द आंसर शीट्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन, और बी एनर्जेटिक एंड नेक्स्ट 25 मिनट्स यू विल, आई प्रॉमिस यू, आई विल चेंज यू द वे यू स्टडी योर प्रिपरेशंस। क्यों? गोल्डमैन सैक्स, मैकेंजीज, ऐसी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में काम करने के बाद जब मैंने सिविल सर्विसेज दिया तो इट वाज बिकॉज ऑफ माय पैशन, एंड टुडे व्हेन आई एम टीचिंग इट इज अगेन बिकॉज ऑफ द पैशन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडिया ईयरबुक 2022, which is going to make a deep impact. If you look into the first chapter, जो पहला ही पार्ट डिस्कस किया गया है कि एरिया क्या है इंडिया का, बड़ा फैक्चुअल पार्ट है। एरिया इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब जो पहली चीज आपको याद रखनी है, स्टेट पीसीएस या उन लोगों के लिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकता है यूपीएससी, बट शायद वो इसको नहीं करे, यूपीएससी में स्टेट पीसीएस में किया जाए। स्क्वायर किलोमीटर इज समथिंग विच यू शुड बी नोटिंग डाउन। क्यों? जल्दीबाजी में एग्जामिनेशन में ये होता, उधर माइल्स लिखा हुआ आ सकता है, तो मेक श्योर कि आप ये पूरे वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन के अंदर। गिव रेस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, यू विल गेट रेस्पेक्टेबल मार्क्स। 32 लाख
lakhs 87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये एग्जैक्ट फैक्ट दिया हुआ है इंडिया ईयर बुक के अंदर। और सेकंड फैक्ट जो दिया हुआ है वो है इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। सिर्फ ये लाइन दी हुई है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि इंडिया, हमको पता तो रहता है एग्जामिनेशन में इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन हम जाके चेक नहीं करते हैं कि वो टॉप 10 टॉप 7 कंट्रीज कौन सी है। मैंने इसकी एक लिस्ट बनाई है ताकि सिर्फ इंडिया ईयर बुक का कंटेंट भी हम अगर पढ़ें तो उसकी डिटेल हमारे पास रहे। ये रैंक के अनुसार है। सबसे बड़ी कंट्री है वो है रशिया, सेकंड जो है कनाडा, थर्ड जो है चाइना, फोर्थ यूनाइटेड स्टेट्स, फिफ्थ ब्राजील, सिक्स्थ इंडिया, सेवेंथ अर्जेंटीना, एट्थ कजाकिस्तान एंड नाइन्थ कजाकिस्तान एंड 10th इज अल्जीरिया। मैंने शायद ऑस्ट्रेलिया मिस कर दिया था 6th के अंदर। अब एक चीज समझो, अब ये पहली कंट्री रशिया सबसे बड़ी है, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स। कुछ लोग होते हैं जो यहां तक इनको पहले 3-4 कंट्रीज पता होती है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इंडिया तक की सारी रैंकिंग रख के रखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के बाद के अंदर कैसे आपका ब्राजील आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है या इंडिया आ रहा है। लेकिन यूपीएससी कहां पे गेम खेलेगा? यूपीएससी को पता है कि टॉप 7 कंट्रीज तो आपने देखी होगी। अब यूपीएससी आपको चॉइस ऐसा देगा, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंड एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया। अब वो ऑप्शंस क्या देगा आपको? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, अल्जीरिया। अब यहां पे प्रॉब्लम आ जाता है कि चलो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पहले है, इंडिया दूसरे नंबर पे है। अब उसके बाद में अर्जेंटीना है या अल्जीरिया है, कजाकिस्तान है या अल्जीरिया है। और अगर हाई डिफिकल्ट क्वेश्चन उसने बनाना है, वो सिर्फ और सिर्फ ये 4 का क्वेश्चन दे देगा आपको, या फिर इनमें से कोई एक उठा लेगा कि इनको अरेंज करो उनके एरिया के ऊपर। तो इसके कारण मैंने टॉप 10 कंट्रीज इधर लिखी है। प्लीज इंश्योर दैट ये टॉप 10 कंट्रीज आपको याद रहे कि किस बेसिस के ऊपर इनकी रैंकिंग है। स्पेसिफिकली ये जो रैंकिंग है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया के बाद की कुछ 3 कंट्रीज की भी एक आइडिया होनी चाहिए। सपोज आपको कभी क्वेश्चन आए तो वहां पे ये नहीं लगा कि यार सिर्फ 7 कंट्रीज देखी, 2-3 और देख लेते तो शायद ये 2 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता हमारा। तो ये रैंकिंग डेफिनेटली याद रखना। आई विल रिपीट द रैंकिंग अगेन। सबसे पहले रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड चाइना, फोर्थ यूनाइटेड स्टेट्स, फिफ्थ इज ब्राजील, सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया, सेवेंथ इज इंडिया, एट्थ इज अर्जेंटीना, नाइन्थ इज कजाकिस्तान एंड 10th इज अल्जीरिया। अगर आप पॉसिबल कर सकते हो तो इनकी मैप की लोकेशंस भी देख लो, बिकॉज एक बार आपने यहां पे इनका मैप ड्रॉ करके रख लिया तो शायद आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि ऐसी ऐसी मैप की कंट्रीज है, तो दैट पिक्चर्स विल स्पीक मोर एंड यू कैन रिकॉल थिंग्स मोर इजीली। तो फैक्ट ये 2 मेंशन थे, ये मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड किया है so that you get all the information here and you don't have to study any other information as far as the India's data, facts, figures are concerned. इससे आगे बढ़े, इंडिया ईयर बुक में उसका एक्सटेंट दिया हुआ है कि इंडिया का एक्सटेंट क्या है। इंडिया ग्रेट हिमालय से नॉर्थ में बाउंडेड है, स्ट्रेचेस ऑफ साउथवर्ड के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टैपर्स इनटू बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, वेस्ट में थार है, ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा रिवर है। अब ये वाला पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये इसलिए हो जाता है क्योंकि यूपीएससी इसमें से कोई भी एक छोटा सा स्टेटमेंट उठाएगा और एक क्वेश्चन और स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में दे देगा आपको। तो मेक श्योर कि आपको एटलीस्ट एक जनरल आइडिया रहे कि एक इंडिया का लोकेशन किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुक में है, ताकि इफ दिस स्टेटमेंट कम्स यू आर नॉट लार्जली कंफ्यूज्ड। अरे यार मैंने तो अरुणाचल पढ़ा था, मैंने तो ये पढ़ा था, ये रॉन्ग होना चाहिए, ब्रह्मपुत्रा नहीं अरुणाचल प्रदेश है। अब अगर ये स्टेटमेंट आता है तो एग्जैक्ट तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि शायद अरुणाचल भी है इधर, लेकिन यहां पे स्टेट वाइज डिवीजन नहीं किया, यहां पे उसने कुछ फिजिकल फीचर्स उठा के उनको डिवाइड किया है। इफ दिस क्वेश्चन अपीयर्स, इंश्योर दैट कि आप ये स्टेटमेंट को राइट मार्क करोगे। वहां पे अरुणाचल, गुजरात, कश्मीर या फिर कन्याकुमारी, अंडमान नहीं लेके चलना है हमें। प्लीज मेक श्योर दिस इज द वे यू स्टडी योर स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, क्योंकि पर्सपेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नजरिया राइट होना चाहिए पढ़ने का कि कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इससे आगे बढ़े थोड़ा सा, अब उसको छोड़ के एक टॉपिक दिया हुआ था उसी बुक चैप्टर के अंदर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास करती है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने एक यहाँ पे मैप लगाया ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके। कल क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन के स्टेट्स दे दिए और आपको पूछा वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो, या फिर वेस्ट टू ईस्ट बहुत इजी हो जाएगा। आपको 5 स्टेट्स दे दिए, पूछा गया कि कौन कौन से स्टेट्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है इंडिया में। दीज आर द स्टेट्स वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, दैट इज 23.5 डिग्री जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड वो पास करती है। वेस्ट में सबसे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बीच में हमारा ये बांग्लादेश आ जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम। अब क्वेश्चन कैसे बनता है समझना, शायद गुजरात से लेके बांग्लादेश तक आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन हो वो यहां पे हो सकता है। क्या राजस्थान से पास करती है, छोटे से एरिया से पास कर रही है, तो कंफ्यूजन कई बार बन जाता है। और क्या वो छत्तीसगढ़ से पास कर रही है, ये भी शायद उतना कंफ्यूजन का मैटर नहीं है। अब क्वेश्चन सपोज ये पूछे यूपीएससी, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट यूपीएससी का एक फेवरेट एरिया रहा है, तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, त्रिपुरा और मिजोरम जो है वहीं से 2 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ऑन करती है। तो ये फैक्ट अगेन एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ ए पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट वाला क्वेश्चन बनता है। तो यहां तक हमने 3 टॉपिक देखे, एरिया वाला देखा, नंबर ऑफ कंट्रीज की लिस्टिंग देखी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तीनों अपने आप में एक ही क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट बन सकते हैं या 3 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन यहां पे मैंने स्टॉप नहीं करने की सोची, मैंने देखा कि उसके अंदर और कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जो बता रहा है कि इंडिया का साइज क्या है, एक्सटेंट क्या है। उसके अंदर यह दिया हुआ था कि इंडिया का जो एक्सटेंट है नॉर्थ से साउथ वाला 37.6 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लेके रफली अराउंड लैटिट्यूड से लेके 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। अब ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझो, क्वेश्चन में फंसोगे कैसे आप, हो सकता है अगर जब ये वीडियो देख रहे हो आप भी फंसो इस क्वेश्चन के अंदर। होता कि यूपीएससी ने ऑलरेडी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा अंडमान की लैटिट्यूड को लेके, अब यहां पे भी नॉर्थ है, यहां पे भी नॉर्थ है। अब जब ये स्टेटमेंट पढ़ते हो आप तो इस नॉर्थ वाले पार्ट को सीरियसली नहीं लेते हो, ये डिग्रीज को भी लोग सीरियसली नहीं ले पाते हैं, मिनट्स को भी सीरियसली नहीं लेते हैं। अब यूपीएससी इतना फैक्ट तो नहीं देगा, 38 कर देगा, 34 कर देगा या कुछ ऐसा टाइप का 8 की जगह 7 कर देगा, नहीं, ही इज नॉट गोइंग टू प्ले देयर। वेयर इज गोइंग टू प्ले, ही इज गोइंग टू गिव यू दिस स्टेटमेंट between latitude of 8.4 and 37.6 डिग्री नॉर्थ। अब ये जो वर्ड नॉर्थ है वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टेटमेंट दे देता है नॉर्थ और नॉर्थ, आपको लगेगा नहीं यार एक नॉर्थ है एक तो साउथ होना चाहिए, नहीं, क्योंकि इंडिया पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है, तो इसलिए दोनों चीजें नॉर्थ लिखी जा रही है यहां पे। तो एग्जामिनेशन पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि यहां पे नॉर्थ और साउथ होना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है, परफेक्टली राइट होगा उसका एक्सटेंट, दोनों जगह नॉर्थ आता है। अब अगर हम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट का एक्सटेंट देखें तो 68 डिग्री रफली याद रखो ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट, तो वापस वही पॉइंट, यहां पे भी ईस्ट आएगा, वेस्ट और ईस्ट का कंफ्यूजन नहीं करना है। तो आई होप ये नजरिया जो डेवलप करना है हमें इस सेशन के अंदर, जिससे आपकी बाकी की तैयारी भी स्ट्रांग हो, इज इंपॉर्टेंट दैट दोनों तरफ नॉर्थ आएगा, दोनों तरफ ईस्ट आएगा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्न पार्ट पे इंडिया है, तो इसलिए हम यहां पे ईस्ट और नॉर्थ के एस्पेक्ट देखते हैं। प्लीज इंश्योर दिस, नॉर्थ टू इक्वेटर है इंडिया तो नॉर्थ आता है, अगर इक्वेटर के नीचे होता तो शायद साउथ आता दोनों की तरफ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो ईस्ट आ रहा है दोनों तरफ। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियरली अंडरस्टूड। अब जहां तक एरिया का सवाल है, एक फैक्चुअल पार्ट है जो शायद नेक्स्ट मैप से आपको ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। कैसे? नॉर्थ और नॉर्थ का जो एक्सटेंट, नॉर्थ और साउथ में यहां एरिया बोल रहा हूं, अब लैटिट्यूड्स नहीं, ये जो नॉर्थ और साउथ का एक्सटेंट है वो रफली अराउंड 3000 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर्स का है। और ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट का जो स्प्रेड है 2933 किलोमीटर है। अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक चीज जो माइंड में रखनी है वो ये, द स्प्रेड ऑफ नॉर्थ साउथ इज ग्रेटर देन द स्प्रेड ऑफ ईस्ट वेस्ट। ये लाइन साइड में लिख के रख ली, खत्म हो गया। अब इसी के अंदर एक एड ऑन फीचर जो मैंने ऐड किया है यहां पे वो ये
कि जो नॉर्दर्न से सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हैं। नॉर्थ के अंदर जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है इंदिरा कॉलोन पॉइंट लद्दाख, साउथ के अंदर मेनलैंड में देखें तो कन्याकुमारी, और पूरा का पूरा इंडिया देखें तो इंदिरा पॉइंट सदर्न निकोबार के अंदर, और वेस्ट और ईस्ट के अंदर देखें तो मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट है गुहर मोती गुजरात का, और ऑब्वियसली ईस्ट होगा अरुणाचल प्रदेश में किबिथू जो पार्ट है। तो ये 4 जगह आपको जरूर एक बार जहन में रखनी है कि आपको एग्जैक्ट एक्सट्रीम्स पता रहे। अब यूपीएससी एक और जगह जो खेलता है, और ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, फैक्ट्स है इसके प्रीवियस ईयर्स पेपर में, कि जो ये जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की, वो लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है। जो ये कोस्टल बाउंड्री है इसमें 2 डिविजन्स है। कोस्टल बाउंड्री में डिवीजन क्या है, पूरा का पूरा इंडिया का कोस्टल बाउंड्री क्या है, या फिर मेनलैंड का कोस्टल बाउंड्री क्या है। अब कई बार हम इसे बहुत सिंपल से लेके चलते हैं। मेनलैंड का मतलब ये जो कोस्टल बाउंड्रीज है इसकी बात कर रहे हैं हम। ये कोस्टल बाउंड्री मेनलैंड की 6,100 किलोमीटर है, और पूरी इंडिया की कोस्टल बाउंड्री ले तो 7,516 किलोमीटर है। तो इसके अंदर ये सर ये वाला पूरा इंडिया में और कौन सा आ गया, ये आइलैंड जो है लक्षद्वीप, अंडमान, इसकी भी तो कोस्टल बाउंड्रीज है ना। तो टोटल कोस्टल बाउंड्री इंडिया की 7,516 किलोमीटर्स, एंड टोटल मेनलैंड बाउंड्रीज 6,000 रफली 100 किलोमीटर्स। अब जो ध्यान रखने वाला पॉइंट है वो ये कि इंडिया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सपोज क्वेश्चन ऐसा बोले आपको, द इंडियाज मेनलैंड बाउंड्री एक्सटेंड्स टू 7,516 किलोमीटर, गलत। इंडिया की कोस्टल बाउंड्री सही। अब अगर वहां पे क्वेश्चन सही है वो टोटल बाउंड्रीज, और अगर हम ये पूछे इंडिया की कोस्टल बाउंड्रीज, इंडिया की मेनलैंड कोस्टल बाउंड्रीज एक्सटेंड टू 7,516 किलोमीटर्स, वो गलत हो जाएगा। क्यों, वहां पे मेनलैंड का सिर्फ देखना है हमें, तो मेनलैंड में तो सिर्फ हमारा 6,100 है। तो सर मिस्टेक कहां करते हैं, मिस्टेक करते हैं हम वो मेनलैंड और टोटल बाउंड्रीज नहीं पढ़ पाते हैं, और वो नंबर दिखते ही हम उसे सही मार देते हैं बिना लुकिंग इनटू द एग्जैक्ट एस्पिरेशन ऑफ द क्वेश्चंस इटसेल्फ। तो इस पार्ट में आपको याद रखनी है मेनलैंड की कोस्टल बाउंड्री क्या है, लैंड फ्रंटियर का एरिया क्या है, और लैंड फ्रंटियर का एरिया हमारा कोस्टल बाउंड्री से बहुत ज्यादा है। ये भी पॉइंट याद रख लेना, द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया is higher than the coastal boundaries of India। और मेनलैंड की क्या है और टोटल इंडिया की कोस्टल बाउंड्रीज क्या है। ये 4 फैक्ट आपके पास यहां पे होने चाहिए ताकि जब क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सको। तो फैक्ट को रट्टा नहीं मारना है, पॉइंट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लैंड फ्रंटियर ज्यादा है कोस्ट से, और मेनलैंड कोस्टल एरिया और क्या बोलते हैं टोटल कोस्टल एरिया में वेरिएशंस है, और वो क्या है जस्ट रफली याद रहा सफिशिएंट है। दैट इज द ओनली प्लेस यूपीएससी इज गोइंग टू कैच यू रेड हैंडेड कि जल्दीबाजी में कुछ गलत तो नहीं कर दिया। वो जो ह्यूमन एरर्स हम बोलते हैं शायद यहीं से होते हैं। इससे आगे बढ़े हम, तो कंट्रीज जो इंडिया से बॉर्डर करती है, अब इधर मैंने लेंथ वाइज लिखा है, जितने पार्ट है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखो सीधे सीधे उठाए हुए हैं, और पूरा का पूरा कंटेंट इंडिया एयरबुक से अगर किसी ने पढ़ी है तो ही लार्जली एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि इंडिया किस किस कंट्री से बॉर्डर करता है। इंडिया का बॉर्डर अफगानिस्तान से भी है, पाकिस्तान से भी है, चाइना से भी है, बांग्लादेश से भी है, म्यांमार से भी है। अगर हम देखें भूटान नेपाल ऑब्वियसली आर पार्ट, जो हम जानते हैं। अब जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है वो ये होती है कि कई बार हम अफगानिस्तान को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, तो हमारे पास अभी कोई डायरेक्ट अपफ्रंट बॉर्डर नहीं दिखता है वहां पे, क्योंकि वो एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा किस किस से बॉर्डर करता है, वो आपको पता होगा, यूपीएससी पता है। अब वो क्या पूछेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो किससे सबसे बड़ा बॉर्डर है हमारा। और एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग क्या है, पाकिस्तान। तो वो नॉर्मली चांसेस है कि जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है वो प्रेशर में आके पहला पाकिस्तान चूज कर लेता है। यहां पे मैंने फिगर लिखे हैं फैक्ट के सबसे बड़ा बाउंड्री हमारा बांग्लादेश के साथ है, बॉर्डर सबसे बड़ा बांग्लादेश 4,000 रफली किलोमीटर। दूसरा चाइना के साथ है 3,500 किलोमीटर के आसपास, पाकिस्तान से 3,300 किलोमीटर के आसपास, नेपाल से 1,700, म्यांमार से 1,600, भूटान से 500 और अफगानिस्तान जो सबसे छोटा है। अब जो पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं ये 3 वाले,
सबसे छोटा आपको याद रहेगा, यहां पे शायद कंफ्यूजन नहीं होगा कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, ये आपको क्लियर होंगे। यहां पे कंफ्यूजन है। अब नॉर्मली क्या लगता है, जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो भूटान इतना बड़ा सा लगता है हमें, नेपाल इतना बड़ा सा लगता है, लेकिन और म्यांमार हमको लगता है यार छोटा सा होगा। नॉर्थ ईस्ट का मैप एक तो हम ध्यान से देखते नहीं है, और अरे यार थोड़ा सा तो बाउंड्री है। नहीं, म्यांमार का बॉर्डर ज्यादा है इंडिया से व्हेन कंपेयर टू भूटान। अफगानिस्तान तो चलो एक्सेप्टेबल है। तो मिस्टेक यहां पे करते हैं स्टूडेंट्स कि नेपाल के बाद में या तो भूटान लिख देते हैं या भूटान नेपाल से ऊपर लिख देते हैं, और वहां पे आपका आंसर गलत हो जाता है। प्लीज इंश्योर दैट कि जैसे ही आपने पाकिस्तान लिखा उसके बाद सीधा नेपाल, उसके बाद सीधा म्यांमार और फिर भूटान, तो भूटान इज अ कैच पॉइंट जहां पे आप ट्रैप में फंस जाते हो कि आपको मैप बड़ा दिखता है तो उसका बॉर्डर भी बड़ा लगता है वहां पे, लेकिन म्यांमार की बाउंड्री या बॉर्डर्स विद इंडिया इज हायर देन दैट ऑफ भूटान। तो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ कैच पॉइंट। इसको कैच करके नोट्स में अलग से लगा के लिखना है। इसके बाद एक एक कंट्रीज के मैंने बॉर्डर्स निकाले हैं। अब वो इससे पहले वाला जो पार्ट था वो इंडिया एयरबुक में मेंशन्ड है, ये मैंने ऐड ऑन किया है ताकि हर कंट्री से हमारे कौन कौन से स्टेट बॉर्डर करते हैं वो भी एटलीस्ट हमारे पास बेसिक अवेयरनेस रहे। अगर हम पाकिस्तान लें तो शायद ये पाकिस्तान वाला पार्ट सबको पता रहेगा कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, हमारे इंडियन स्टेट जो बॉर्डर करते हैं, अब यहां पे लद्दाख ऐड हो गया है, जम्मू ऐड हो गया है। ये वाला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। क्यों? मैप इंडिया का चेंज हुआ विद द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, तो लद्दाख एक अलग से यूनियन टेरिटरी के पार्ट में बॉर्डर कर रहा है वहां पे। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो ये क्लियरली वेस्टर्न साइड के स्टेट्स बॉर्डर करते हैं। अब कैच पॉइंट क्या होता है? कैच पॉइंट ये होता है कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर्स पाकिस्तान, पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर्स पाकिस्तान। अब क्या चूज करोगे? नीचे ऑप्शन हो सकते हैं 1, 2, ऑल, नन। अब अगर जल्दीबाजी में पढ़ते हो तो आप नीचे जाके क्वेश्चन लगाओगे ऑल स्टेट्स बॉर्डर्स, गलत, आपका आंसर गलत हो गया उधर। क्यों? ये यूनियन टेरिटरीज है और यूनियन टेरिटरीज उधर नहीं लिखा है और स्टेट्स लिखा है, तो मैं रफली ये सेलेक्ट करूंगा सिर्फ। तो बहुत क्लियरली क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सिर्फ कि स्टेट्स है या यूनियन टेरिटरी है। सर इतना थोड़ी यूपीएससी पूछता है। 2008 या 9 का पेपर उठाओ, वहां पे जीएस में क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो एक सिंगल कॉमन हाई कोर्ट के नीचे आते हैं। वहां पे यूनियन टेरिटरी का भी ऑप्शन दिया था जो गलत हो जाता है। वहां पे सिर्फ स्टेट्स बताने हैं आपको, और जहां पे यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड चीजें नहीं बतानी पड़ेगी। तो मेक श्योर पाकिस्तान के साथ कुछ यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स बॉर्डर करते हैं। स्टेट्स पूछे तो हम स्टेट्स लिखेंगे, और अगर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पूछे तो हम शायद ऑल ऑफ द अबव मार्क करेंगे। अब नेक्स्ट, चाइना के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है हमारी, और ये बड़ा सिंपल सा है मेरे हिसाब से। चाइना, पाकिस्तान थोड़ा सिंपल लगता है। बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट का पार्ट आते शायद थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है लोगों को। चाइना अगर देखे तो ये रहा हमारा चाइना। कश्मीर वाला पार्ट, अब ये पुराना मैप था तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंड, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर अब वैसा है कि यहाँ वाला पार्ट कश्मीर है और एक लद्दाख बन जाता है यहाँ पे, तो लद्दाख आएगा अब यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। ध्यान रखना ये वाला पार्ट चाइना नहीं है, नेपाल है, तो उत्तर प्रदेश चाइना पे मत लगा देना आप। तो पॉइंट क्या है? लद्दाख, हिमाचल, उत्तरा, सिक्किम और अरुणाचल, ये वाले पार्ट आते हैं। इन दो के बीच में हमारे 2 कंट्रीज और आ जाते हैं। तो ये सारे स्टेट जो है इन कंट्री से बॉर्डर करेंगे, चाइना से बॉर्डर नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो मेक श्योर कि आपको नॉर्थ साउथ या फिर यहाँ पे अब वेस्ट ईस्ट याद रहे या ईस्ट वेस्ट अरेंजमेंट तरीके से याद रहे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी कभार सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट में अरेंज करो वो बॉर्डर्स को या स्टेट्स को। तो मेक श्योर आपको अरेंजमेंट याद रहे, क्योंकि तैयारी यूपीएससी की कर रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एटलीस्ट ये लोकेशन आपको बहुत क्लियर है।
तो चाइना के साथ हमारे 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेट बॉर्डर करते हैं। तो प्लीज इंश्योर दिस कि ये बॉर्डरिंग कंट्रीज क्लियर से दिमाग में फिट रहे आपके। अब नेपाल के साथ देखें तो ये रहा हमारा नेपाल। कौन कौन से स्टेट बॉर्डर करते हैं जो हाईलाइटेड है? सबसे पहले उत्तराखंड, जो हमारा चाइना से भी बॉर्डर कर रहा था, नेपाल से भी बॉर्डर करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और ऑब्वियसली बंगाल एंड सिक्किम, यही स्टेट नेपाल से बॉर्डर करते हैं। कहीं पे भी अरुणाचल कुछ ऐसे वैसे मत सोच लेना उधर आप प्लीज, कि कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर करते हैं। और एक और कैच पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, उत्तराखंड एकमात्र ऐसा स्टेट है जो चाइना और नेपाल दोनों से बॉर्डर करता है। प्लीज इंश्योर दिस। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और आपका आता है सिक्किम और सिक्किम, ये नेपाल से बॉर्डर कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश चाइना से बॉर्डर करता है, भूटान से बॉर्डर करता है, नेपाल से बॉर्डर नहीं करता है। नॉर्थ ईस्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमें। इससे आगे बढ़ें तो भूटान में क्या, अब ये मैप थोड़ा सा सीरियसली इसलिए देखना है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऑफन। क्यों? हम एक राइट टाइम पे अच्छे से देखते नहीं है नॉर्थ ईस्ट का मैप, जल्दीबाजी में देख लेते हैं। भूटान एक ऐसी कंट्री है जहां पे हमारा एक सिक्किम आ जा रहा है और बंगाल आता है, असम आता है, असम आता है और अरुणाचल प्रदेश आता है। तो हम देखें ये सारी कंट्रीज अगर हम देखें तो अरे म्यांमार आ गया ये। भूटान अगर हम देखें तो असम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल और सिक्किम, ये सारी कंट्रीज बॉर्डर करती है। मेघालय एक लैंडलॉक्ड स्टेट है असम के अंदर। प्लीज इंश्योर दिस कि ये नहीं लिखेंगे हम उधर। तो भूटान हैज टू बी वेरी क्लियर। एक्सट्रीम मोस्ट में अरुणाचल आता है, इस एक्सट्रीम मोस्ट में सिक्किम आता है, बीच में बंगाल और असम आते हैं फ्लोट करते हुए। तो बीच के 2 स्टेट और एक्सट्रीम के 2 स्टेट बहुत क्लियरली आपके जहन में और दिमाग में फिट होने चाहिए। और उससे आगे आता है म्यांमार, मेरे हिसाब से शायद सबसे इंपॉर्टेंट बॉर्डरिंग करती कंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन के प्रोविजंस बहुत हाई हो जाते हैं। अब अगर म्यांमार देखें तो ये है हमारा म्यांमार। तो पूरा का पूरा एक पार्ट, जैसे पाकिस्तान में पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट बॉर्डर कर रहा था, वैसे म्यांमार में पूरा का पूरा ईस्टर्न पार्ट बॉर्डर कर देता है। अब आपको प्रॉब्लम कहां आती है कि इनका अरेंजमेंट नहीं होता है, और यहां पे यूपीएससी कई बार नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट पूछ लेता है। व्हाई? यूपीएससी को पता है कंट्रीज आप सब क्लिक कर लोगे इधर, लेकिन अब नॉर्थ टू साउथ बॉर्डरिंग कंट्रीज बताओ, आप स्टेट्स बताओ जो म्यांमार से कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर अरुणाचल क्लियर है, सबसे नीचे मिजोरम क्लियर है। अब यहां पे बीच में कोहिमा और नागालैंड का लोकेशन ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं कि मणिपुर क्या बोलते हैं, मणिपुर ऊपर आ रहा है और नागालैंड ऊपर आ रहा है। अब प्लीज इंश्योर दिस, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर and then comes Mizoram. There has to be no confusion here. I'll repeat, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, उसके बाद में मणिपुर और उसके बाद में मिजोरम। त्रिपुरा बॉर्डर नहीं करता है म्यांमार को। त्रिपुरा बांग्लादेश से बॉर्डर करता है, जहां पे ये पूरी बाउंड्रीज बांग्लादेश की है। तो बांग्लादेश कर रहा है कि नहीं, वी आर नॉट कंसर्न्ड, बट त्रिपुरा नहीं करता है म्यांमार से बॉर्डर। त्रिपुरा अंदर की तरफ आ जाता है जहां पे बांग्लादेश से वो बॉर्डर करता है। ये देखो यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो पूरा का पूरा त्रिपुरा अंदर की तरफ होने के कारण म्यांमार से बॉर्डर नहीं, बाकी सारे स्टेट बाहर की तरफ जो है वो सब बॉर्डर कर रहे हैं। उसके अंदर जो आपको मेजरली याद रखना है वो नागालैंड और मणिपुर का लोकेशन। अरुणाचल और मिजोरम क्लियर रहता है, बट ये मणिपुर और कोहिमा में नागालैंड, दैट इज नागालैंड, और मणिपुर में नागालैंड ऊपर मणिपुर नीचे। अब आते हैं नेक्स्ट बॉर्डरिंग कंट्री में, बांग्लादेश। बांग्लादेश से कौन कौन सी चीजें बॉर्डर करती है? 3 बॉर्डरिंग स्टेट जो मैं आपको बोल रहा हूं जरूर ध्यान में क्लियरली रखना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और चौथा म्यांमार। ये चारों चीजों का बहुत क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नेपाल फिर भी इजी लगता है, बट म्यांमार, बांग्ला और भूटान हैज टू बी वेरी क्लियर। अगर हम देखें बांग्लादेश का बॉर्डर, तो ये है हमारा कुछ बांग्लादेश। इसको कौन कौन सी चीजें बॉर्डर कर रही है?
अगर हम देखें इसके अंदर तो सबसे पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट में देखूं तो पूरा का पूरा बंगाल आ जाता है, जिसे बंगाल खाड़ी के नाम से भी अगर आप देखो तो शायद आपको कनेक्ट बन जाएगा। ये पूरा बंगाल है, वेस्ट बंगाल जो बॉर्डर कर रहा है यहाँ पे। और थोड़ा सा आगे बढ़ो तो असम का एक टुकड़ा इधर और असम का एक टुकड़ा इधर बॉर्डर करता है, और बीच में एक लंबा सा बॉर्डर मेघालय का चलता है, जहां पे एक कई पार्ट में मेघालय में कुछ एक लेक भी है जो आधा बांग्लादेश में है और आधा मेघालय के अंदर है। नीचे की तरफ आता है त्रिपुरा। तो 4 मात्र स्टेट है, बंगाल, असम, मेघालय, असम, त्रिपुरा। तो असम 2 जगह बॉर्डर रख रहा है बांग्लादेश से, मतलब 2 पॉइंट है बांग्लादेश में एंट्री करने के असम से। तो शायद आप ये समझ सकते हो एनआरसी और ये सारी चीजें मेघालय या असम जैसे सिटीज में क्यों इंपैक्ट कर रही है, क्योंकि वहां से बहुत फ्लूइड बॉर्डर्स है जहां पे आप क्रॉस ओवर कर सकते हो। 30-30, 60-60 किलोमीटर का फ्री एंट्री मूवमेंट है बांग्लादेशीज को इंडिया में, इंडिया को बांग्लादेशीज में विद द लोकल परमिशंस। तो बंगाल, असम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, these are the bordering states as far as Bangladesh is concerned. अब अफगानिस्तान एकमात्र पार्ट जो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर का आएगा। अब लद्दाख जो है यहां पे बॉर्डर करता है आपका अफगानिस्तान से, बट एज ऑफ नाउ हमारे पास क्योंकि पीओके अभी पाकिस्तान के कब्जे में है तो डायरेक्टली कोई बॉर्डर अभी अफगानिस्तान के साथ हमारा नहीं लग रहा है। अब ये पार्ट था थोड़ा सा डिटेल देने के लिए, लेकिन थोड़ी सी और डिटेल जानना चाहते हैं यहाँ पे, ताकि पूरा फिजिकल एक ही जगह आपका खत्म हो जाए बॉर्डर से रिलेटेड। अब आता है कुछ बाउंड्री लाइंस, कि बाउंड्री लाइंस कौन कौन सी है जो इंडिया से कनेक्टेड है और उनकी क्या क्या लोकेशंस है। अगर ये पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयरबुक का नहीं है, मैंने ऐड ऑन किया है क्योंकि बॉर्डर्स इंडिया एयरबुक में थे, तो बॉर्डर से रिलेटेड वो स्टेट्स पूछ सकता है जो हमने डिस्कस किए, और बाउंड्री लाइंस पूछ सकता है जो हमने डिस्कस किए। अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मेजर स्टूडेंट्स को अगर मैं अभी फिलहाल रेड क्लिफ लाइन पूछूं तो वो पाकिस्तान बोलेगा, नहीं वो बांग्लादेश भी है। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के लाइंस को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो प्लीज इंश्योर, ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आया तो आपके पॉकेट का क्वेश्चन होना चाहिए वो। सबसे पहले आते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बट ये इशू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्यों? मैकमोहन लाइन ब्रिटिश के टाइम पे बनाई गई थी, मैकमोहन सर ऑथर हेनरी मैकमोहन ने, ठीक। नॉर्थ ईस्ट को ये सेपरेट करता है चाइना से। अब यहां पे हुआ ये, जब ये लाइन बनाई गई तो तिब्बत, ब्रिटिश इंडिया और चाइना, तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में कन्वेंशन 1914 में साइन किया गया, बाउंड्री लाइन बिटवीन तिब्बत, चाइना एंड इंडिया। ये तीनों बीच में एक कन्वेंशन साइन किया गया जहां पे ये लाइन एक्सेप्ट कर ली गई, मैकमोहन लाइन। अब चाइना बोलता है कि तिब्बत एक सॉवरेन नहीं था कि उसकी रिकमेंडेशंस को हम फॉलो करें, इसलिए तिब्बत हमेशा अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी मानता है, अरुणाचल प्रदेश के बहुत पार्ट को अपनी टेरिटरी मानता है। अब ये मैकमोहन लाइन कुछ ऐसे रन करती है, ये लाइन आपके सामने रेड है ही, कि ये मैकमोहन लाइन है पूरी की पूरी, पूरे अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। पास में हमारा म्यांमार आ जाता है, जहां पे इंडिया का पार्ट आ जाता है और यहां पे चाइना का पार्ट। अब तिब्बत वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में चाइना, तिब्बत, इंडिया मेंशन आ सकता है, तो वहां पे ये मत मानना तिब्बत तो चाइना का पार्ट है तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। नहीं, 1914 में जब ये साइन की गई थी तो तिब्बत एक पार्टी थी, चाइना एक पार्टी थी और इंडिया एक पार्टी, ब्रिटिश इंडिया एक पार्टी थी। तो ये तीनों चीजें जब क्वेश्चन में मेंशन आए, यू शुड नॉट बी गोइंग रॉन्ग फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज व्हाट द मैकमोहन लाइन रन्स लाइक। अब तिब्बतियन अथॉरिटीज की सुजेनिटी एक्सेप्ट नहीं करता है चाइना, तो ये कंट्रोवर्शियल लाइन है। बट ये 2 स्टेटमेंट आपको जो याद रखने हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सेपरेट करता है ये चाइना और तिब्बत से, ये वाला लाइन दिमाग में होना चाहिए। पूरा का पूरा जो चाइना बॉर्डर है ना, वो मैकमोहन लाइन नहीं है गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूरा चाइना बॉर्डर को मैकमोहन लाइन नहीं बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश से, जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट करके मैकमोहन लाइन चल रही है, नहीं। मैकमोहन लाइन इज द ओनली border refers to the border between the northeast and Chinese and Tibetan authorities, ना कि पूरा बॉर्डर को आप मैकमोहन लाइन करार दे रहे हो। वहां पे LOC, LAC बहुत सारे कॉन्सेप्ट अलग से आएंगे, विल सी दैट।
अब ये था मैकमोहन लाइन, इसके बाद आता है रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ लाइन वाज लार्जली अगेन बाय अ ब्रिटिश पर्सन एडमिनिस्ट्रेटर, जो पाकिस्तान को डिवाइड कर रही थी इंडिया से, जहां पे इनका पूरा नाम है सर खिल रेडक्लिफ। जो बाउंड्री कमीशन बनाया गया था 1947 वाला, जिससे डिवीजन हुआ, उसने ये रेडक्लिफ लाइन पुट अप की थी। बहुत सारी स्टोरीज रन करती है कि एक मैप पे लाइन खींच दी उन्होंने, शायद ये ट्रू तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि साइंटिफिक बेसिस पे चीजें डिवाइड होती है, बट स्टिल राइट नाउ द रेडक्लिफ लाइन इज द लाइन और इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड the India, which divided both the countries into two parts. ये रेडक्लिफ लाइन वेस्ट पाकिस्तान, नाउ दैट इज अब वेस्टर्न इंडिया जो पहले अब पाकिस्तान बन चुका है, और इंडिया इसके वेस्टर्न साइड में है, पाकिस्तान इसके ईस्टर्न साइड के अंदर है। और जब ये पाकिस्तान बांग्लादेश में डिवाइड हो गया तो रेडक्लिफ लाइन इसे भी बोला गया है। प्लीज ध्यान में रखना, रेडक्लिफ साहब नहीं थे, लेकिन प्लीज इंश्योर दिस, रेडक्लिफ लाइन ही बोला जाता है इंडिया बांग्लादेश वाले बॉर्डर को भी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। तो दो कैच पॉइंट जो आज आपने सीखे, मैकमोहन लाइन पूरा चाइना का बॉर्डर सेपरेट नहीं करता है, और रेडक्लिफ लाइन दोनों तरफ मौजूद है। तो कल स्टेटमेंट पूछ सकता है यूपीएससी दैट द रेडक्लिफ लाइन सेपरेट्स द वेस्टर्न पाकिस्तान from India. No, it is half truth. Radcliffe line also separates India from Bangladesh. तो प्लीज इंश्योर दिस कि ये दोनों स्टेटमेंट कभी कॉन्ट्राडिक्टरी पूछे जाएं तो यू आर इन अ पोजीशन टू लार्जली गिव अ राइट आंसर फॉर दिस। अब आती है डुरैंड लाइन जो अफगानिस्तान से है, लेकिन क्योंकि पीओके नहीं है मैंने बताया, तो ये शायद अभी हमारा इफेक्टिव बॉर्डर नहीं है। डुरैंड लाइन जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया को सेपरेट करता है। इसका बहुत छोटा सा हिस्सा जो है इंडिया को टच करता है, पूरा मेजरली ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सेपरेशन है। तो इंश्योर दिस कि ये डुरैंड लाइन का एक पोर्शन टच जरूर करता है जो हमारे पीओके को टच करता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को टच करता है, बट मेजरली दिस इज अ डिवीजन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान टुक अप डन ड्यूरिंग द ब्रिटिश इन 1896। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहां पे कुछ कंफ्यूजन रहती है, एलएसी क्या है, एलओसी क्या है। अब अच्छे से समझो, पूरा इंडिया का हमारा ये टॉप है कश्मीर का, मैं वर्ड कश्मीर पूरी स्टेट के लिए फिलहाल यूज कर दे रहा हूं यहां पे। अब इधर हो क्या रहा है कि ये मैप अच्छे से समझो, अक्साई चिन 1962 पे युद्ध होने के बाद चाइना ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया। पीओके जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया गया, पाकिस्तान ने आर्मी भेजी और जो स्टैंड स्टिल पोजीशन था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, पाकिस्तान उधर रह गई पीओके के अंदर, और वो पाकिस्तान ने पूरा कब्जा कर लिया उस पार्ट के अंदर। जैसे ही महाराजा हरि सिंह इधर आके साइन करता है, वो वाली पार्ट वहां पे रह जाती है। अब जो एलओसी है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये ठीक, और इस तरफ हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, ये पीपीटी में जरूर देख लेना, बिकॉज एवरी पॉइंट आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट राइट नाउ। चाइना के वॉर के बाद में जो अक्साई चीन वाला इंडिया का पार्ट है ये सारा का सारा, लेकिन चाइना इसको ऑक्यूपाई कर रहा है, पाकिस्तान इसको ऑक्यूपाई कर रहा है। यहाँ पे वाकन कॉरिडोर कई बार न्यूज में रहता है, जस्ट फॉर दैट सेक आई जस्ट पुट इट अप हियर। अब यहाँ पे समझना, जो सीज फायर लाइन है इज नाउन एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो चाइना के साथ हम देखते हैं वो एलएसी है, पाकिस्तान के साथ जो हम देखते हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो एलएसी इज इन द चाइनीज साइड, कि जो हमारा ये पॉइंट रहा अक्साई चीन, उसके जो नीचे आ गया वो वाला पूरा का पूरा पार्ट आप एलएसी के अंदर चले जा रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे ऑफन कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। सो एलएसी इज इन द चाइनीज साइड एंड एलओसी इज इन द पाकिस्तानी साइड। थोड़ा सा और अगर हम देखें एलओसी वाला पार्ट, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जैसे ही हरि सिंह दिल्ली पहुंचते हैं, पाकिस्तान आर्मी कश्मीर पहुंचती है, ये वाला पार्ट वो ऑक्यूपाई कर लेती है और ये बन जाता है हमारा एलओसी। हालांकि इंडिया का राइट यहां तक है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉर ड्रिफ्ट वी सी दैट दिस इज नाउ इन पाकिस्तान हैंड राइट नाउ, दे हैव ऑक्यूपाइड दिस। बीच में कंट्रोवर्सी आई थी कि यहाँ पे हाईवे कंस्ट्रक्शन और बहुत सारी चीजें हो रही है, उधर क्या हो रहा है कि चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर CEPC, भारत इसके खिलाफ था क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया, एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का,
वो चाइना को रेंट कर दिया, चाइना को दे दिया, और यहां पे चाइना अब डेवलपमेंट कर रही है। तो इंडिया का कंसर्न था कि कहीं ना कहीं हमारी टेरिटरी आप चाइना को दे रहे हो, ये ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज समथिंग विच राइट नाउ जो इफेक्टिव बॉर्डर है, सॉरी, लाइन ऑफ कंट्रोल इज द इफेक्टिव बॉर्डर, और ओवरऑल बॉर्डर हमारा कुछ ऐसे रन करता है। तो एलओसी वो है जहां आज इंडिया की सीमाएं हैं, जो आगे का पार्ट है वो अभी पाकिस्तान के पोजीशन के अंदर है। सो आई होप this first session of India Yearbook has at least cleared that factual part. Next session के अंदर मैं physiographic feature India के करूंगा on Monday. The lecture would be available where we'll discuss each and every physical feature mentioned in India Yearbook with every tributary, srib tributary and various aspect, which will give you a pictorial glimpse of entire Himalayas, rivers, Deccan plateaus and every other part. Best of luck, keep studying and focus on the catchwords. Focus on identifying how the questions could be asked. और ये सारी PPTs इस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगी t.me/ या /दिवाकर बोथरा। इस PPT ये लेक्चर अपलोड के बाद में would be available to you by tomorrow morning. Thank you so much. Keep catching the catches. Thank you. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।